तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इस विलेज के लोगों ने अपने रिसोर्स का अच्छे तरह से यूज करके हाई प्रोडक्शन किया और उसके साथ साथ किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गेन किया और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इनहेंस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पालमपुर अपने अगल बगल के बड़े गांव एवं शहरों से वेल कनेक्टेड था और उसके साथ साथ उनके पास अच्छे रोड्स भी थे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा पाए और एक बैलगाड़ी से लेके बड़े बड़े ट्रैक्टर एवं जीप तक उस रोड पे चला करते थे। इस कारण पालमपुर के लोगों को कनेक्टिविटी से लेकर किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। पालमपुर गांव में 450 फैमिलियां रहा करती थी जिनमें से 80 अपर कास्ट की फैमिली रहा करती थी। उनके घर बहुत ही बड़े और आलीशान होते थे। वहीं पर उस विलेज में 1/3 पॉपुलेशन पिछले कास्ट के लोगों की थी, मतलब दलित लोगों की, और उनके पास घर के नाम पे सिर्फ एक मड या स्ट्रॉ का घर होता था, मतलब एक झोपड़ी होती थी, और वो ज्यादातर विलेज के बाहर के इलाके में ही रहा करते थे। दोस्तों पालमपुर विलेज में बिजली का अच्छे तरह से कनेक्शन किया गया था। वहाँ के ज्यादातर घरों में बिजली थी, इस कारण वहाँ के ज्यादातर खेत ट्यूबवेल से पट पाते थे। लोग मोटर चलाकर अपने खेतों को पानी देते थे और उन्हें इरिगेशन करना काफी आसान होता था। इसके साथ साथ उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी था जहाँ बच्चे पढ़ने जा सकें, और एक प्राइमरी मेडिकल हेल्थ सेंटर भी था जहाँ पर लोग अपना इलाज कराते और दवाइयाँ लेते थे। तो दोस्तों इन बातों से हमें पता चलता है कि पालमपुर एक बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड गाँव है जहाँ रोड अच्छे हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी है, जिस गांव में बिजली है उसके साथ साथ वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और लोगों को इलाज कराने के लिए हेल्थ सेंटर और यहाँ तक वहाँ एक दवाई की दुकान भी है। अब क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है इसलिए यहाँ अलग अलग तरह की कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किया जाता है। मतलब यहाँ के लोग अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं और पास के शहरों में जाके बेचते हैं जिनसे इन्हें मुनाफा होता है। पर प्रोडक्शन एक्टिविटी इतनी भी आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए हमें मेजरली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट चीज़ है लैंड, मतलब हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम उसे ज़रूर ज़मीन पर ही बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें हवा में थोड़ी ना बनती हैं। तो हमें यहाँ ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करना है तो दोस्तों सेकंड चीज़ है लेबर, यानी मजदूर, क्योंकि कोई भी आदमी पूरी फैक्ट्री का सारा काम अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ कामों को करने के लिए हमें मजदूर की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ मजदूर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। थर्ड चीज़ है कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी काम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे हो सकता है। यहाँ दोस्तों 2 तरह के कैपिटल हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल उस तरह के कैपिटल को कहते हैं जो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें ट्रैक्टर चाहिए। अब हर साल हम नए ट्रैक्टर थोड़ी खरीदने जाएंगे, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ। हम एक ही ट्रैक्टर को सालों तक चला सकते हैं, इसे कहते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें बीज की जरूरत होगी। अब एक ही बीज को हम हर साल थोड़ी ना लगा सकते हैं, इसलिए हमें हर साल अलग अलग बीज की जरूरत होगी। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। मनी एक वर्किंग कैपिटल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब फोर्थ और सबसे ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि कितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कितनी भी ज़्यादा चीज़ें आ जाएं कि अगर उसे हैंडल करने वाला कोई होगा ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे। तो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी चीज़ को काफ़ी आसानी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और हम लोग काबिलियत रखते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली डेवलप कर पाएँ। इसीलिए ह्यूमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो चलो जानते हैं पालमपुर के लोग करते क्या थे। वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे। लगभग 75% पॉपुलेशन वहाँ की खेती करती थी। क्योंकि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी इसलिए उन्हें और ज़्यादा फार्म प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी। पर फार्म प्रोडक्ट्स तभी तो आएंगे ना जब फार्म होंगे, लेकिन वहाँ उनके पास लैंड फिक्स्ड था। इसका मतलब वो फिक्स्ड अमाउंट में ही खेती कर सकते थे, और अगर उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है अपने लैंड से तो उसके लिए उनके पास और ज़्यादा खेत होने चाहिए। जैसे तैसे करके कुछ वेस्ट लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में चेंज किया गया, पर अभी भी लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी।
पर क्या कोई रास्ता है जिससे सेम अमाउंट ऑफ जमीन से उनकी उपज और ज्यादा हो सके? हाँ, एक रास्ता था। पहले लोग साल भर के सिर्फ किसी एक सीजन में ही खेती किया करते थे, पर अब लोग साल के हर सीजन में खेती करते हैं। वो लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स की खेती करने लगे, जैसे वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो। वो लोग तरह तरह के सीजन में तरह तरह के क्रॉप्स की खेती करते थे। इनसे उनका भी फायदा होता था। उसके साथ साथ लोगों की फूड सप्लाई और फूड डिमांड भी पूरी हो रही थी। अब जैसा कि आपको पता है कि इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी तरह से की गई थी। पहले तो यहाँ इरिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए कुछ ट्यूबवेल्स थे, पर अब किसान अपने प्राइवेट मोटर भी लगा रहे थे ताकि उन्हें और अच्छा इरिगेशन कर पाए। इसी कारण वो साल में अलग अलग क्रॉप को उगा पाते थे। इसके साथ साथ वो लोग इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग टाइप की मॉडर्न फार्मिंग को भी अडॉप्ट कर रहे थे। इससे उनकी उपज और भी अच्छी होती थी। इस कारण हर किसान अपने साल में लगभग 2 क्रॉप कम से कम तो उगा ही लेता था। अब एक तरीका तो यह था कि फार्मर अपने जमीन में हर साल अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को लगाएं, इससे उनकी उपज बढ़ेगी। दूसरा तरीका यह था कि लेट 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। उसके साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इस तरह के चीज भी मार्केट में अवेलेबल हो गए थे। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट देश के कुछ ही जगह पे देखने को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ के फार्मर ने अब मॉडर्न मशीनरी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस तरह की मशीनरी का। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होती थी खेती करने में और इनकी उपज पहले से भी और दुगनी हो चुकी थी। यहाँ पालमपुर में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। जहाँ पालमपुर के फार्मर 1300 केजी पर हेक्टेयर का उपज करते थे, अब उनकी उपज 3200 केजी पर हेक्टेयर हो चुकी है। अब क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध यूज किया जा रहा था, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होकर आता है, विल द लैंड सस्टेन और नॉट? इसका जवाब वहाँ के फार्मर को थोड़े दिन बाद मिल ही गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब अंधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज के कारण उनके खेतों की फर्टिलिटी कम हो चुकी है। वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल भी नॉर्मल से नीचे जा चुका है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने वहाँ की नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया और आज भी करते आ रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से किसानों को फायदा तो हुआ, पर हर किसानों को नहीं, क्योंकि वहाँ का लैंड बहुत ही ज्यादा अनइवनली किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था। वहाँ के 80% किसान वहाँ के सिर्फ 36% जमीन को ही ऑक्यूपाई करते थे और जो 20% किसान थे वो 64% जमीन को ऑक्यूपाई करते थे। अब यहाँ तो एक बात क्लियर है, ज्यादा लोग अगर कम चीज को ऑक्यूपाई करेंगे तो उनको फायदा भी कम होगा, और जब कम लोग ज्यादा चीज को ऑक्यूपाई करेंगे तो उनको फायदा भी ज्यादा होगा। तो वो 20% लोग जो कि 64% जमीन को ऑक्यूपाई कर रहे थे वो बड़े किसान बन चुके थे, और जो 80% लोग जो कि 36% जमीन को ही ऑक्यूपाई किए थे वो छोटे किसान थे। तो दोस्तों, कोई भी किसान अपने खेत का सारा काम अकेले थोड़ी ना कर सकता है। उसे इन सारे काम को करने के लिए किसी न किसी की जरूरत होगी, यानी लेबर की जरूरत होगी। पर ये लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? Who will provide the labor? तो इसका जवाब है, जो छोटे किसान होते थे वो अपने खेत में अकेले ही काम कर लेते थे। उसके साथ साथ उनके कुछ फैमिली मेंबर भी काम में लग जाते थे। अब क्योंकि उनके खेत ज्यादा बड़ा नहीं थे तो उनका काम भी थोड़ा सा ही होगा, तो वो और उनके फैमिली मेंबर मिलकर वो काम कर लेते थे। और जब बात आती है बड़े किसानों की, तो उनके खेतों में काम करने जाते थे लैंडलेस पीजेंट्स, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। वो बड़े किसानों के खेतों में काम करते और उन्हें पेमेंट की जगह पे ज्यादातर टाइम कुछ अनाज या फिर कुछ और जरूरत की चीजें दे दी जाती थी। कभी कभार उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया जाता था। यहाँ पर हमें एक लैंडलेस पेजेंट जिसका नाम था दाला, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो किसी भी लेबर के लिए अगर वो किसी भी खेत में काम करता है तो सरकार के द्वारा 115 रुपए उसका वेज फिक्स किया गया है, पर दाला तो सिर्फ 80 रुपए कमाता था किसी दूसरे के फील्ड में काम करके। तो आप सोच रहे होंगे कि दाला काम ही क्यों करता था? तो दोस्तों, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कहीं और काम करने के लिए। उसे सिर्फ 80 रुपए मिल रहे थे और उसके अलावा कोई काम करने का जरिया भी नहीं था, इसीलिए वो कम वेजेज पर ही मजबूरन काम करता है। इसका मतलब पालमपुर के बड़े खेतों में काम कर रहे लेबर का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो दोस्तों, हर किसान को सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसी चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही होगी। आखिर ये किसान इन पैसों की जरूरत को पूरा करते कैसे थे? तो जो छोटे किसान थे ना, वो बड़े किसानों से यूजुअली कर्जे लिया करते थे और उन कर्जों को वो तब पूरा कर देते थे जब उनकी फसल पक के आ जाती थी, और इसी तरह से वो कर्जों के लूप में हमेशा फंसे ही रहते थे। इस कारण वहाँ के गरीब किसान और गरीब होते गए और अमीर किसान और अमीर होते गए। तो दोस्तों, कोई भी किसान आखिर अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेचकर ही पैसे कमाता है। तो जो बड़े किसान होते थे उनकी जमीनें बड़ी होती थी और उनकी खेतों से उपज ज्यादा होती थी और उसे बेच के वो ज्यादा पैसे भी कमाते थे। पर छोटे किसानों की जमीन से उतनी ज्यादा उपज नहीं होती थी तो उनको फायदा भी कम ही होता था।
तो जो भी सामान था जो कि मार्केट तक पहुंचता था वो सिर्फ मीडियम और लार्ज किसानों के द्वारा ही पहुंचता था, क्योंकि छोटे किसान सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे जितना कि उनके साल भर चल सके। तो आखिर किसान इन पैसों का करते क्या थे? तो जो छोटे किसान और मीडियम किसान होते थे ना, वो सबसे पहले अपने कर्जों को चुकाते थे और ज्यादातर केसेस में वो अपने कर्जे चुकाते चुकाते ही अपना ज्यादातर पैसा खर्च देते थे। इस कारण उनके पास और खर्चे करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। और जो बड़े किसान थे ना, उनके पास बहुत सारे पैसे भी बच जाते थे, तो वो छोटे किसान को और ज्यादा कर्जा देते थे और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और इस तरह की काफी सारी मशीन भी लिया करते थे। और कुछ इस तरह से किसान अपने पैसों को खर्चा करते थे। अब ऐसा थोड़ी ना था कि पालमपुर के सारे लोग खेती करते थे। जैसा कि आपको पता है, ओनली 75% ऑफ पालमपुर का जो पॉपुलेशन है वो खेती पे डिपेंडेंट था। तो बाकी पॉपुलेशन क्या करती थी? तो बाकी बचे हुए लोगों में से कुछ लोग डेयरी फार्मिंग करते थे, मतलब वो गाय भैंसों को पालते थे और उसका दूध निकाल कर बेचते थे, या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे बर्फी, पनीर, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे और इससे वो पैसे कमाते थे। उनमें से कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, मतलब उन लोग अपने घरों में ही कुछ कुछ चीजों को बनाते थे। एक तरह से उन लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही खोल ली हो। उन लोगों में से कुछ लोग कपड़े बुनने का भी काम करते थे और इन सारी चीजों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं और इससे उन्हें मुनाफा भी होता है। तो पालमपुर के कुछ लोग दुकानदारी भी करते थे और वो गांव की दुकान में शहर से कुछ जरूरी चीजें लाकर रखते थे जिसे वहाँ के लोग खरीदते भी थे, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल और कुछ कपड़े भी रखा करते थे। इससे उन्हें भी फायदा होता था और गांव के लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती थी। तो भाई गांव के कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काम करते थे, मतलब कुछ लोग रिक्शा चलाते थे, कुछ लोग टांगा चलाते थे और अन्य तरह के जो भी व्हीकल थे उसे भी चलाते थे। मतलब अगर किसी भी चीज को गांव से शहर तक पहुंचाना हो तो लोग सर पे लाद कर तो पहुंचाएंगे नहीं, उन्हें गाड़ी की जरूरत होगी ही। तो इस तरह से रिक्शा और टांगा वालों का भी घर चलता था और गाँव के लोगों की नीड भी पूरी हो जाते थे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।